हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने अडोलेसेंस डिस्कस किया था, तो उसी का एक टॉपिक है सम मेजर कंसर्न्स। आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेजर कंसर्न्स का मतलब है ये वो इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं एक अडोलेसेंट को, उसके पेरेंट्स को और उसके आसपास रहने वाले लोगों को, जिससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये जो इश्यूज़ हैं बेसिकली रिलेटेड टू अडोलेसेंस एज ही हैं, आप इसे और कोई एज से रिलेट नहीं कर सकते। सो बेसिकली ये जो शुरुआत होती है इश्यूज़ की, ये होती है पीयर प्रेशर की वजह से। पीयर प्रेशर क्यों होता है इतना ज़्यादा इस एज में? क्योंकि इम्पॉर्टेंस पीयर्स को इतनी ज़्यादा दी जाती है कि उनकी कही हुई बात या उनके साथ मिलना जुलना या उनके ग्रुप को कंफर्म करना, मतलब उनकी तरह लगना एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है अडोलेसेंस एज में। तो वो जो प्रेशर एक अडोलेसेंट पे पड़ता है कि मैं अपने पीयर की अप्रूवल लूँ या फिर मैं वैसा दिखूँ जैसा मेरा पीयर ग्रुप चाहता है, तो प्रेशर की वजह से कई बारी नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाता है और कई बारी पॉजिटिव भी आ जाता है। मतलब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल अपना पीयर ग्रुप कैसे चुनता है और वो उसके प्रेशर को किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं, सही और गलत। तो इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी असर होता है कि पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया है बचपन से और उसी कल्चर में क्या चीज़ें उनको पहले से सिखाई गई हैं। तो थोड़ा सा ना सिर्फ एडोलेसेंस के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, बैकग्राउंड्स में भी पेरेंट्स की, कल्चर की, ये सब चीज़ें, मतलब इनका भी रोल होता है एडोलेसेंस की थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने में। तो जिस तरह से सीखा हुआ होता है उसी तरह से वो इवैल्यूएट करता है और उसका रिजल्ट कई बार नेगेटिव भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आ जाता है। डिसीजन रिगार्डिंग, अब इस एज में उनको किस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। पीयर ग्रुप में देखते हैं स्मोकिंग चलती है, फैशन में उनको लगता है कि ये सब चीज़ें हैं। ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, रूल्स ब्रेक करना, क्योंकि एक रिबेलियस नेचर होता है एडोलेसेंस एज में, तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन अगर पीयर ग्रुप में ये हो रहा है और एडोलेसेंट उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मुझे इस पीयर ग्रुप को बिलोंग करना है, ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर ले, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। तो कुछ चैलेंजेस हैं जो एडोलेसेंट्स फेस करते हैं, जैसे कि डेलिंक्वेंसी है, सब्सटेंस एब्यूज़ है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो चलो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जब ये सब बिहेवियर कंट्रोल से बाहर हो जाए किसी अडोलेसेंट के और वो रूल जो ब्रेक करना शुरू कर दे और जो कि दूसरों की नज़र में भी आ जाए, फिर उसको क्रिमिनल एक्ट का नाम दे देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी क्या होता है? एंटी सोशल एक्ट्स होते हैं। एंटी सोशल मतलब एक सोसाइटी में जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे आपको पता है कि सोसाइटी में किसी के घर जाके चोरी करना एक्सेप्टेबल नहीं है, ना लीगली एक्सेप्टेबल है ना मॉरली एक्सेप्टेबल है। तो अगर वो कोई चीज़ कर रहा है तो वो डेलिक्वेंट बिहेवियर है उसका, ठीक है। तो सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाता है बिकॉज नेगेटिव पीयर प्रेशर होता है या फिर फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब रही होती है, जो कि बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट, जिसमें फैमिली ने बिल्कुल हेल्प नहीं की होती, तो उस बच्चे को पता तो चलता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन फिर वो यही सोचता है कि ठीक है, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, ओके। तो वो चीज़ उसके माइंड में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। लीगल ऑफेंसेस करता है, लीगल एक्ट्स करता है, क्रिमिनल एक्ट्स करता है, ठीक है। जैसे ट्रुएंसी है, ट्रुएंसी मतलब स्कूल से भाग जाते हैं, कहीं पे पढ़ने गए वहाँ से भाग गए, कहीं और गए किसी काम से, घर से बोल के गए लेकिन कहीं और चले गए, घर से भाग गए। स्टीलिंग करना, चोरी करना, जैसे मैंने बताया। तो लो पेरेंटल सपोर्ट है इसका रीज़न। पेरेंट्स का सपोर्ट और सिक्योरिटी पहले से बहुत लो रही है, घर में कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रही है, मतलब पेरेंट्स और अडोलेसेंट्स के बच्चों के बीच कभी ढंग से बात नहीं हुई है, या पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं शुरू से। तो जो मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं ना बहुत ज़्यादा घर के अंदर पेरेंट्स, तो बच्चे को बाहर थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है तो वो उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो पहले से ही अगर पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट हो और उसको थोड़ी सी फ्रीडम भी दें और साथ साथ उसको सिखाएं भी कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो ये सब बिहेवियर ना बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है कि ये सब चीज़ें करूँगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे बाहर जाके अपने डिज़ायर्स पूरी करते हैं, विशेस पूरी करते हैं, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ऐसा उन्होंने देखा नहीं होता, इनका नेबरहुड या कल्चर ऐसा होता है जहाँ पे एब्यूज़ करना एक नॉर्मल चीज़ होती है, या फिर मारपीट देखते हैं, घर में मारपीट हो रही है तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है। तो जब ये इनएप्रोप्रिएट डिसिप्लिन अपने आसपास देखते हैं तो वही चीज़ उनमें आ जाती है, वो अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली रीज़न क्या होता है
अटेंशन ऑफ पीयर्स, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पीयर्स की इंपॉर्टेंस होती है, फ्रेंड्स की। तो उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि अडोलेसेंट्स को लगता है कि इस तरह के एक्ट अगर वो करेंगे तो हीरोइक हो जाएंगे। जैसे फिल्मों में भी ज़्यादातर क्या है, इस तरह के एक्ट्स को बड़ा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बहुत अच्छे से दिखाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हीरोइक टाइप का लगे। तो वो बच्चों को भी ऐसा लगता है, क्योंकि आइडियलिस्टिक थिंकिंग तो होती है उनकी फॉलो करने वाली, तो उनको भी लगता है कि हम ये एक्ट करेंगे तो हम, मतलब हमारी तरफ सबकी अटेंशन ग्रैब होगी और हम लोग पीयर्स ग्रुप में जल्दी एक्सेप्ट होंगे, ठीक है, हमारी एक इमेज बन जाएगी, बेशक नेगेटिव बने, ओके। और वही कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले लेते हैं इस चीज़ को, जिनको घर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है, सारी कम्युनिकेशंस, वो अपने घर में सब कुछ शेयर करते हैं, पेरेंट्स उनकी बातें सुन के बाद में उनको डांटते नहीं हैं, उनको समझाते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो वो ये सब चीज़ें छोड़ के अपना एक ऐसा ग्रुप चुनते हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती है, जहाँ पे जो ग्रुप एक कंस्ट्रक्टिव काम करने में ज़्यादा अच्छा है, जो ग्रुप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, एकेडमिक्स में और कोई और करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा है, तो अपनी एनर्जी जो एक पॉजिटिव तरीके से जो ग्रुप स्पेंड कर रहा है, तो पॉजिटिव तरीके से जो सोचते हैं अडोलेसेंट, वो वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी सपोर्ट होती है उनकी फैमिली की, और बचपन से ही बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ये नहीं कहते कि रोल जो है वो अडोलेसेंस का है या उसकी गलती है। यहाँ बैकग्राउंड सपोर्ट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बच्चा पॉजिटिव ले, नेगेटिव ना ले अपने पीयर प्रेशर को, ओके। उसके बाद सब्सटेंस एब्यूज़ आ जाता है। सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब है जब हम बहुत गलत तरीक़ों से इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। ओवर यूज़ इसलिए करते हैं स्ट्रेस को, प्रेशर को कोप करने के लिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि इस एज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, तो अब उसको कैसे कोप करें। पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो जितना भी उनका पीयर ग्रुप का सर्कल है वो कहाँ जाके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें यूज़ करेगा अपने प्रेशर को कम करने के लिए, और कुछ नज़र नहीं आता इसके अलावा। तो एस्केप करने के लिए प्रेशर स्कूल का हो गया, ठीक है, काम का हो गया, उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं सबकी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं कि मार्क्स अच्छे लाने हैं, अगर करियर अच्छा बनाना है, सैलरी इतनी कम आ रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस रख देते हैं, लेकिन मतलब उनको उस जगह पे जाने की डायरेक्शन नहीं देते हैं, बीच में ही रास्ते में जो भी प्रेशर आता है उसको हैंडल करने का तरीका नहीं बताते हैं, तो फिर वो उसी एक्सपेक्टेशन से भागने के लिए यही सब्सटेंस एब्यूज़ यूज़ करना शुरू कर देता है। तो उनको लगता है कि थोड़ी देर के लिए तो हमारी टेंशन कम हो जाती है, तो ये सब यूज़ करते हैं, तो इनके बिहेवियर में फ़र्क आता है। ऑब्वियसली इनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे भी पड़ते हैं, तो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ठीक है, इम्पल्सिव हो जाते हैं, एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, सोचते ही नहीं कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और लो सेल्फ एस्टीम हो जाते हैं इनका, इसीलिए वो इन सब चीज़ों में पड़ते हैं। अगर हाई सेल्फ एस्टीम हो, हाई सेल्फ एस्टीम कैसे होगा, क्योंकि बचपन से बहुत मोटिवेशन मिलती है पेरेंट्स के थ्रू, तो जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखने में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन अगर लो सेल्फ एस्टीम है तो उनकी विल पावर भी लो होती है, तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और प्रेशर झेल नहीं पाते पीयर्स का, और इसमें हाँ कर देते हैं। डिप्रेसिव क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदर ही अंदर पता होता है कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं उनको नुकसान कर रही हैं और ये टेम्परेरी है, इन सब से उनकी कोई टेंशन दूर नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, तो वो जो अंदर ही अंदर गिल्ट होती है ना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, और अपने गोल्स को ना अचीव कर पाना भी वजह है डिप्रेशन की। तो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सब्सटेंस एब्यूज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। एक होता है सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का है, और दूसरा है हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम UNDCP। तो ये दोनों नाम आप याद कर सकते हैं, कभी हो सकता है कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये पीयर प्रेशर की वजह से हुआ डेलिक्वेंसी और सब्सटेंस एब्यूज़। अब इसमें पॉजिटिव पीयर प्रेशर कैसे हो सकता है,
कि सपोज़ उनको कोई प्रेशर कर भी रहा है उनके ग्रुप में, तो या तो वो उसको बोल देंगे कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो गलत है, हमें नहीं करनी ये चीज़, या फिर वो आगे अपने पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर दें कि मेरे फ्रेंड से ऐसे ऐसे प्रेशर आता है तो मैं उसको कैसे डील करूँ, या टीचर से बात करें और उस चीज़ से बाहर निकल जाएं, उस ग्रुप से दूर हो जाएं। तो ये जो ऐसे अडोलेसेंट्स होते हैं ना, जो आगे कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं, वो तभी पॉसिबल होता है जब उनको इन्वायरमेंट ऐसा दिखता है जहाँ पे वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सपोर्ट मिलेगा, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स का, टीचर्स का, उनका ओपन होना बहुत ज़रूरी है इस एज में, क्योंकि इस एज में अगर ओपन नहीं होंगे तो बहुत जल्दी अडोलेसेंट सीक्रेट रखना शुरू कर देते हैं, और वही सीक्रेट्स जब बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उनसे बाहर निकलने का उनको यही रास्ता नज़र आता है। ओके, लास्ट है ईटिंग डिसऑर्डर्स। ईटिंग डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। इनको ये लगता है कि जितने ज़्यादा स्लिम हम रहेंगे उतना ज़्यादा हमें अटेंशन मिलेगी पीयर्स से, उतना बेटर हम लोग एक्सेप्ट होंगे और उतना ज़्यादा ही हमारे से ऑपोजिट सेक्स वाले अट्रैक्ट होंगे। मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम लोग मतलब या तो खाना खाना छोड़ दें। मतलब दो ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्टारवेशन होती है, मतलब भूखा रहना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? मोस्टली गर्ल्स में देखा है, बट अब तो बॉयज़ में भी ऐसे बहुत केसेस आए हैं कि खाना नहीं खाते हैं, भूख लगती है तब भी नहीं खाते हैं। इनको ये लगता है कि हम खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी इमेज ख़राब हो जाएगी, तो खाना खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं एक टाइम पे। इनकी भूख मतलब इनकी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है बॉडी में, इनके मसल्स का फैट ख़त्म हो जाता है, स्केलेटन अपीयरेंस होने लग जाता है, जैसे हड्डियाँ नज़र आना शुरू हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि यही चीज़ बहुत ज़्यादा फैशन में है। ठीक है, तो ये एक डिसऑर्डर है जिससे हटने के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। एक नॉर्मल पर्सन घर में काउंसलिंग करने से ये कभी ठीक नहीं होती, तो साइकोलॉजिस्ट उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करता है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देख के उनका धीरे धीरे डाइट प्लान बनाता है कि कैसे खाना है, क्या खाना है। बहुत ज़्यादा उनको ना काउंसल करना पड़ता है खाने के लिए, उनका माइंड बिल्कुल सेट नहीं होता, वो खाने को देख के फिर उनको मना कर देते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना लेते हैं अपने माइंड में कि खाना नहीं खाना है। ऐसे ही बुलिमिया नर्वोसा भी एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें पहले तो बिंज ईटिंग करते हैं। बिंज ईटिंग मतलब खूब सारा खा लेते हैं पेट भर के, बहुत अच्छे से ओवर खा लेते हैं, ओवर ईटिंग, क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पाते खाने से। और उसके बाद पर्जिंग करते हैं, पर्जिंग मतलब खाने को निकाल देते हैं। ठीक है, लेग्जेटिव्स का यूज़ करते हैं। ये ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिसको खाने से आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है ही नहीं और आप तब भी लेग्जेटिव्स खाओगे तो क्या होगा? लूज मोशंस हो जाएंगे। तो अब नॉर्मल तरीके से लेग्जेटिव खाते हैं ताकि जो खाया है वो खाना बाहर हो जाए, या फिर वॉमिटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो एनोरेक्सिया में क्या है? यहाँ तो बिल्कुल खाते ही नहीं है, यहाँ पे तो ये अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। बुलिमिया में ये कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये खा लेते हैं खूब सारा, लेकिन जब बाद में इनको लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी, इतना ज़्यादा खा लिया, तो या तो ये वॉमिटिंग करके या लेग्जेटिव खा के खाने को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो जब हम अब नॉर्मल तरीके से अपना वेस्ट आउट कर देते हैं तो क्या होता है? डाइजेशन नहीं होता, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उससे जो हमारी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। तो ये भी आपका किस में आता है? ये जो एडोलेसेंस एज है उसी में आता है। पहले चाइल्डहुड में या अडल्टहुड में ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये तीनों ही ऐसे मेजर कंसर्न्स हैं जो एडोलेसेंस एज में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तीनों का रीज़न ये है कि पेरेंटल सपोर्ट नहीं होती है, गाइडेंस नहीं होती है, और तीनों का ही सॉल्यूशन ये है कि या तो प्रॉपर गाइडेंस मिले, या पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, या कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ अच्छी हो, तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अब इसके आगे सिर्फ अडल्टहुड बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये जो नोट्स हैं इनका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।